हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा राजस्थान से। और आज हम बात करने वाले हैं आनंद मठ या फिर यूँ कहें 1770 का सन्यासी विद्रोह। ये बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि भी से हम कह सकते हैं। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक उपन्यास है। इस पर मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप इसे सुनिए। और मैं भी बड़े ही लगन से आपको ये सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बात इस प्रकार है कि ये जो उपन्यास है ये 1947 तक इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनके मन में ये शंका थी कि अगर ये पुस्तक बाहर आएगी या फिर ये उपन्यास अगर बाहर आता है तो जो देश प्रेमी हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन आज 1947 के बाद इतने योद्धाओं के कुर्बानी के बाद हम आज़ाद हैं और इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये बैन नहीं है, क्योंकि अब हमारा स्वराज है। तो ये बंगाल की बात है 1770 की। अगर बंगाल के संवत्सर से देखें तो 1176 की ये बात है, लेकिन हम ईसवी सन को ज़्यादा मानते हैं, तो ईसवी सन के हिसाब से ये 1770 की बात है। बंगाल का एक गांव है पदचिन्ह करके, बड़ा ही छोटा गांव है, और वहाँ पर गर्मियों का मौसम है, कड़ाके की गर्मी है। जैसे कि पीतल गर्म करके उस पर आदमी को खड़ा कर दें तो उसकी क्या हालत होगी, इतनी कड़ाके की गर्मी है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं दिख रहा है। आपने कोरोना काल की स्थिति देखी होगी, जैसे दिन के उजाले में भी अंधियार जैसा हमें लगता था, वैसे ही इस पदचिन्ह नाम के गांव में हो रहा है। इतनी सारी दुकानें हैं लेकिन दुकानें सब बंद हैं, लोग दिख नहीं रहे, खिड़कियों पर लोग नहीं दिख रहे हैं, पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। अब जो गुरु लोग हैं उन्होंने अपने गुरुकुल बंद कर दिए हैं, और जो दातार हैं धन धान्य से समृद्ध उन्होंने दान देना बंद कर दिया है, और व्यापारी अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की परिस्थिति होगी। हमने सब देखा है कोरोना काल में, ये उससे भी ज़्यादा घटिया स्थिति है, उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। तो सभी लोग, कोई भी नहीं दिख रहा, पूरे गांव में एकदम सुनसान पड़ा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर घाट है नहाने के लिए तो वहाँ लोग नहीं है, पेड़ों पर पंछी नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। दिन में भी अंधियार सा लग रहा है। एक पति पत्नी जो एक कक्ष में बैठे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये बंगाली एक उपन्यास है और बंगाल का संवत्सर ही चल रहा है। तो 1176 की तो ये बात है, लेकिन जस्ट 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले 1774, उस समय बारिश अच्छी नहीं हुई, लोग काफ़ी हताहत हो गए और महामारी की स्थिति फैल गई। लेकिन अगले ही वर्ष 1975 में थोड़ी अच्छी बारिश होती है। अब ये नहीं कह सकते कि हम काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ठीक ठाक बारिश हुई है और लोगों को काफ़ी उत्साह जैसा माहौल है। लेकिन फिर भी राजा को कर तो देना ही पड़ता है, वहाँ का जो राजा है। लोगों ने बचा कुचा धान उसे दिया और काफ़ी हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन अगले ही मास, कार्तिक मास में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, एकदम सूखा पड़ गया। किसी के कोई फसल नहीं, अगर जिनके फसल भी थी तो वह सूख गई, या फिर जो कुछ बची थी तो कर भी देना पड़ता था। तो लोगों ने कर दिया और काफ़ी दयनीय स्थिति में लोग थे, गरीब भूखों मर रहे थे, लेकिन कर देना भी ज़रूरी था। और जो उस राजा का कर वसूलने वाला मोहम्मद रज़ा खां एक व्यक्ति विशेष है। अब उसने सोचा कि इस मौके पर मैं अपना बड़प्पन बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ। उसने कर में वृद्धि कर दी। अब वैसे भी लोगों के पास खाने को है नहीं, और राजा जो है अपने सैनिकों के लिए जो अनाज उत्पन्न भी हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी कर के रूप में ले गया। तो अब कर भी बढ़ा दिया है मोहम्मद रज़ा खान ने। अब लोगों में काफ़ी असंतुलितता फैल गई और पूरे बंगाल में हाहाकार मच चुका है। अब यहाँ तक कि बंगाल में इस कदर स्थिति खराब हुई
कि लोग भीख मांगने पर उतारू हो गए। लेकिन अब भीख भी कौन दे, सब काफ़ी पिछड़ चुके थे। अब लोग भीख नहीं दे तो लोग अपने मवेशियों को बेचने लगे और अपने घर बार बेचने लगे, फसल जो कुछ थी सब बेच के अपना गुजारा जैसे तैसे करने लगे। यहाँ तक कि किसी किसी ने अपने बच्चे तक को बेचा, अपनी पत्नियों को बेचा। और जो नीच जात के लोग थे उस समय, उन्होंने चूहा, बिल्ली, कुत्ते को मार मार कर भी खाया। अब ऐसी स्थिति में जान बचाने के लिए और कर भी क्या सकते थे, इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी थी। लेकिन कर तो किसी भी स्थिति में देना था। अब जिन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं, तो जो लोग वहाँ से चले गए उनकी स्थिति भी बाहर जाकर वैसी हुई, वहाँ जाकर भी राम नाम सत्य हो गया। और जो यहाँ थे भूखमरी के कारण, वो भी धीरे धीरे परमात्मा की ओर जाने लगे, जनसंख्या भी काफ़ी कम होने लगी। लेकिन इस स्थिति में भी कर देना आवश्यक था। और जब ऐसी स्थिति बनती है तब काफ़ी बीमारियां भी साथ में होती है। तो गांव में हैजा और चेचक इत्यादि काफ़ी गंभीर बीमारियां फैलने लगी, लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरने लगे। लेकिन जो चेचक था वो काफ़ी तीव्र गति से और काफ़ी भयानक रूप ले चुका था। घर घर में चेचक के मरीज और मरीजों की देख रेख के लिए भी कोई नहीं था। जिस घर में चेचक का मरीज हो जाता, उसके परिवार वाले उसको छोड़कर चले जाते थे। इतनी दयनीय स्थिति उस समय हो गई थी। अब आगे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो उस गांव के महेंद्र सिंह पदचिन्ह करके एक धनी व्यक्ति थे। अब उनके घर से कहानी स्टार्ट होती है। अब उनका घर है और उनकी पत्नी है कल्याणी और एक छोटी सी बच्ची है। अब उनके सभी सगे संबंधी तो मर चुके हैं, घर में काम काज करने वाले नौकर वह भी सब छोड़ के जा चुके हैं या फिर कोई मर चुका है। अब ऐसी स्थिति में घर में कोई काम काज करने वाला नहीं है और घर में ज़्यादा दिन अन्न रह सके ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। तो महेंद्र और उनकी पत्नी कल्याणी में काफ़ी वाद विवाद होता है। महेंद्र कहते हैं कि ऐसे कितने दिन और चलेगा, चलो हम राजधानी कलकत्ता की ओर चलते हैं। उस समय राजधानी देश की कलकत्ता ही थी। तब सबसे पहले महेंद्र की पत्नी कल्याणी जाती है और अपने जहाँ गाय बांधते हैं वहाँ जाकर दूध निकाल कर लाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। और काफ़ी वाद विवाद के बाद दोनों इस डिस्कस करने के बाद इस परिणाम तक पहुँचते हैं कि हम कल यहाँ से जाएंगे राजधानी की तरफ। और महेंद्र कहते हैं कि क्या तुम पैदल चल पाओगी? तो कल्याणी कहती है जहाँ तक हो सकेगा आपका साथ दूंगी, उसके बाद आप बच्ची को लेकर कलकत्ता निकल जाना। अब अगला दिन आता है। अगले दिन सभी तैयारियां करते हैं वो लोग। कल्याणी कहती है कि जो हमारी पुरखों की संपदा है वो उसको सुरक्षा कैसे देंगे या फिर ये इसका हम भोग कैसे करेंगे, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न होता है। तो महेंद्र कहता है कि यहाँ रहकर भी अगर डाकू यहाँ आ जाते हैं तब भी हम इसका भोग तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको छुपाकर और यहाँ अच्छी तरीके से ताला लगाकर हम यहाँ से चलते हैं। अब दोनों ने अच्छे से सभी धन धान्य को छुपा दिया और जो उनके जेवरात वगैरह थे, पुरखों की अमानत थी, उन सबको छुपाया और ताले लगा दिए, जगह जगह ताले लगा दिए। अब वहाँ से चलने की स्थिति तैयार है। लेकिन महेंद्र कहते हैं रास्ता काफ़ी ख़राब है और डाकुओं का भी काफ़ी भय है, क्योंकि भुखमरी है तो लोग एक दूसरे को मारकर खाने में भी नहीं शर्माते। ये आप भी इस बात से वाकिफ़ है, क्योंकि जब 2014 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी। उस समय मैं वहाँ पर ही था। तो लोग कुछ नहीं देखते हैं जब ऐसी स्थितियाँ होती है। तो डाकू काफ़ी है रास्ते में, तो उन्होंने कहा रुको मैं एक मिनट जाकर अपने हथियार लेकर आता हूँ। वो जाते हैं और अपनी एक बंदूक लेकर आ जाते हैं। बंदूक के साथ थोड़ी गोलियां भी ले आते हैं
अब कल्याणी कहती है कि आप चलो, अब आपने हथियार की बात याद ही दिला दी है तो मैं भी अपना एक हथियार लेके आती हूँ। कल्याणी भागी भागी जाती है और वापस आता आती है। अब महेंद्र पूछते हैं कि तुम हथियार के रूप में क्या लेके आई हो, तो वो एक जहर की एक डब्बी महेंद्र को दिखाती है और कहती है अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में पता नहीं है, भगवान ना करे वहाँ कैसी परिस्थिति हो, तो उसी के लिए ये लेकर आई हूँ। अब वो वहाँ अपने गायों को, बछड़ों को, सबको खोल देते हैं गांव की ओर और ताला वाला लगाकर कलकत्ता की ओर प्रस्थान करते हैं। अब कलकत्ता जाने से पहले अब इतना चलना तो कोई छोटी बात है नहीं। अब जो जिन्होंने कभी पद यात्रा ना की हो, बड़े घर के लोग इतना नहीं चल पाते, तो रुकते रुकते ठहरते पेड़ों की छाया में लेते लेते कल्याणी और महेंद्र उनकी बच्ची आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक कोठी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ लोग नहीं होते हैं, वो एकदम खाली पड़ी होती है। अब वो वहाँ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मिलता नहीं है। वहाँ बड़े बड़े कक्ष होते हैं बने हुए, तो महेंद्र कहता है कि आप दोनों यहाँ पे आराम कीजिए थोड़ी देर, मैं बाहर से कुछ दूध की व्यवस्था करके आता हूँ। अब अंदर दरवाजे हैं नहीं, किसी भी गेट, कोई भी गेट नहीं है, केवल कक्ष ही बने हुए होते हैं बड़े बड़े। अब कल्याणी और उसकी बच्ची माँ सो जाती है कुछ देर के लिए। तब तक एक मटका लेकर महेंद्र वहां से प्रस्थान करते हैं दूध लाने के लिए। अब इससे आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद उनके साथ क्या होता है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आगे की कहानी अगले टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें अगली कहानी के साथ, और अगले इसके पार्ट के साथ हम बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।